तो बच्चों आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। हालांकि वो पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। पिछला टॉपिक हमारा क्या था? पिछला टॉपिक हमारा था क्रिटिकल एंगल, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। यानी जो क्रिटिकल एंगल है वो उसके बाद जो जस्ट उसके बाद का टॉपिक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जो रिफ्रैक्टेड रे है जिसको हमने नाम दिया था ग्रेजिंग इमर्जेंस का, ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, वो 90 डिग्री बना रही थी, ठीक है, नॉर्मल से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा ग्रेजिंग इमर्जेंस था, तो सवाल ये उठता है क्या ज़रूरी है कि ये रे हमेशा ऐसे ही जाएगी, यानी मैक्सिमम जितना भी ये बेंड करेगी वो इसी लाइन के अलोंग बेंड करेगी, क्या इससे ज़्यादा बेंड नहीं कर सकती? यानी ये रे इससे ज़्यादा बेंड करके इस पाथ पर वापस नहीं आ सकती? सवाल ये है। तो जवाब ये होगा कि आ सकती है, और इसी का नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये कैसे होता है, कब होता है, इसी पर आज हमको डिस्कस करना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। कि जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जो ग्रेजिंग इमर्जेंस वाली रे थी, वो डेंसर से रेयरर में ना जाकर बल्कि डेंसर मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट कर जाए। अब रिफ्रैक्ट नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो गई है। कैसे, ये क्या हो रहा है कहानी, ये देखें आप, ये हमारा डेंसर मीडियम है हमेशा की तरह, μ2 कह लो, ये हमारा रेयरर मीडियम है, इसको μ1 कह दो, ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब अगर ये रे ग्रेजिंग इमर्जेंस के अलोंग ना जाकर बल्कि इसी मीडियम में वापस आ जाए और इसी में रिफ्रैक्ट हो जाए, तो इस कहानी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसी का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटली जितनी हमारी लाइट रे मैग्नीट्यूड के हिसाब से यहाँ से चली थी, वो सारी की सारी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई है। ठीक है, और इसमें ख़ास बात ये भी है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है विदाउट यूजिंग या विदाउट एनी मिरर के। ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है वो रिफ्लेक्शन किसी मिरर के बगैर हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए नाम आया है रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, यानी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी और उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब किस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये लाइट रे अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती हैं? तो हम कंडीशन की बात करें, कंडीशंस फॉर TIR। ठीक, तो पहली कंडीशन होगी कि लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। पहली शर्त यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि लाइट रे ट्रैवल करे डेंसर से रेयरर मीडियम में। ये पहली शर्त है इसकी। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या TIR नहीं होगा? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यहाँ आएगी लाइट रे तो क्या TIR नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहली कंडीशन है लाइट रे हमेशा ट्रैवल करे फ्रॉम डेंसर से रेयरर मीडियम में। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो एंगल ऑफ क्रिटिकल से। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होगा, जब उसी केस में TIR होगा। यानी ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल का क्या केस था? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाए क्रिटिकल एंगल की, यानी उस कंडीशन में ये आ जाए कि ये रे हमारी इस तरह से निकल जाए, तो उस केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल का नाम देते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये कंडीशन है कि जिसमें यहाँ पर ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, तो हमने इसको कह दिया कि ये क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, अब अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, यानी हमारी इंसिडेंट रे इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक, ये वाला एंगल, अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस एंगल से यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, ये ग्रेजिंग इमर्जेंस वाली रे वापस इस ही मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? क्रिटिकल एंगल इतना था, ग्रेजिंग इमर्जेंस इधर हो गया, ठीक है, क्रिटिकल एंगल हमारा
ये था तो ये रे ऐसे आ रही थी, अब इससे ज़्यादा हमारा एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, ये रे वापस इसी मीडियम में लौट आएगी। तो ये दूसरी कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। तो ये दो कंडीशंस हैं जिस पर TIR बेस्ड है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या रेयरर से डेंसर मीडियम में ये नहीं हो सकता, तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि क्या रेयरर से डेंसर में ये नहीं हो सकता। अब कि हम मान लेते हैं इस मीडियम को रेयरर और इसको हम मानते हैं डेंसर। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है जो कि बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर में जब जा रही थी, ये वाला केस जब था, तो हम जानते हैं डेंसर से रेयरर में जब जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। अगर ये डेंसर होता तो क्या होता, लाइट रे हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती, यानी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और कोई एंगल बनाते तो और आती, यानी इधर इस तरफ जो है हमारा डेविएशन होता रिफ्लेक्टेड रे का, और एक कंडीशन ऐसी आती कि वापस उसी मीडियम में हमारी रे डेविएट कर जाती, ठीक है, डेंसर से रेयरर के केस में, ठीक। अब अगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या रेयरर से डेंसर मीडियम में ये नहीं हो सकता, तो जवाब इसका है कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी रेयरर से डेंसर में, यानी ये हमारी नॉर्मल है तो लाइट रे बेंड इस तरह से होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर नहीं होगी। और अगर हम देखें ज़्यादा ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जो बेंडिंग होगी वो इस नॉर्मल के करीब में होगी, ज़्यादा पास में होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि रेयरर से डेंसर में ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, वापस दोबारा रेयरर में आने के कोई चांस नहीं है। इसीलिए क्या है, अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है, अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी क्रिटिकल एंगल वाली कि उसके बाद इसी मीडियम में लाइट रे वापस आ जाएगी। तो ये वजह है कि लाइट रे हमेशा ट्रैवल करे डेंसर से रेयरर मीडियम में, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बात हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कि लाइट रे वापस उसी मीडियम में बेंड हो जा रही है। लेकिन अब भी सवाल ये उठता है कि सर इसका फ़ायदा क्या है, अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे आ रही थी या अपने मीडियम में वापस वो डेविएट हो जा रही है, तो इसका हमको फ़ायदा क्या है। तो हर चीज़ का फ़ायदा होता है, फ़ायदे की बात हम आगे करेंगे, यानी एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। बड़ी ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन है कि TIR का फ़ायदा हमको कहाँ पर मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमारा प्रैक्टिकली कहाँ इस्तेमाल होता है, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स, बहुत से बच्चे जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत से, और अक्सर तो नहीं जानते होंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। आसान भाषा में ऑप्टिकल फाइबर वो वायर होती हैं, वो तार होता है जो कि ग्लास से बनाया जाता है, ठीक है। आसान भाषा में जो ग्लास से, कंपोजिट ग्लास से यूज़ करके बनाया जाता है, वो फाइबर, वो तार, वो वायर, जिससे के ज़रिए क्या होता है, जिसके ज़रिए ट्रांसमिट किए जाते हैं सिग्नल्स, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसके ज़रिए ट्रांसमिट किए जाते हैं। सवाल उठता है सर बात तो चल रही है लाइट के ट्रैवल होने की, लाइट रे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। तो कैसे होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑडियो सिग्नल भी होते हैं और वीडियो सिग्नल भी होते हैं। ये सब के सब ऑप्टिकल फाइबर्स से ट्रांसमिट होते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो लाइन वायर हमारे घर में या ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल प्रैक्टिकली TIR का वो है ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट हमारे घर में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ लाइट रे की जगह कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो चलिए बता ही देते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए हम ट्रांसमिट तो लाइट कर रहे हैं, ठीक, जैसे हमको लाइट ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको हम एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर के ज़रिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। ट्रांसड्यूसर वो आपका एक कह सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ज़रिए हम कोई भी एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बीच में हमने लगाया ट्रांसड्यूसर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लाइट एनर्जी क्या है, हम ऑप्टिकल फाइबर को दे रहे हैं। ये लाइट एनर्जी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमें जहां पहुंचानी है वहां हमने पहुंचा दी। वहां पर हमने एक और ट्रांसड्यूसर लगाया, लाइट एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जैसे भी हमको यूज करना था हमने उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो जो सबसे अहम इसका जो रोल है ऑप्टिकल फाइबर का, बहुत सारा है, बहुत सारा, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो यही है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में, और इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र में, इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र में इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये होता कैसे है और TIR इसमें कैसे एप्लीकेबल है, तो हम पहले एक ऑप्टिकल फाइबर बना लेते हैं। ये मान लें कि एक एंड है उस फाइबर का, ठीक है, बहुत बारीक तार होता है। अब तो ज़माना ऐसा है कि सभी बच्चों ने ये देख लिया होगा कि ये ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है, ग्लास का होता है, बहुत बारीक उसमें वायरिंग होती है, बहुत बारीक बारीक तार होते हैं उसमें, रेशे की तरह बिल्कुल। ठीक है, तो उसका एक डायग्राम मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो वायर होती है जो ग्लास की वायर होती है, और उसके ऊपर कोटिंग होती है जिसको हमने यहाँ पर शो किया है, इसको हम कहते हैं क्लैडिंग। ठीक है, कोटिंग को हमने क्या नाम दिया है, क्लैडिंग का। ठीक, और बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कोर, ये ग्लास का बना होता है, ग्लास का। ठीक है, और एक चीज़ इसमें कि जो ये क्लैडिंग होती है ये होती है उस मटेरियल की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है इन कंपैरिजन टू द ग्लास, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र करना था, तो हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बीच में हमने ट्रांसड्यूसर लगाया, ट्रांसड्यूसर ने उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करा। अब लाइट रे जो है हमारी यहाँ पर आ गई इस वायर के अंदर। ठीक, तो फिर से वही काम करना है, नॉर्मल हमने बना दी यहाँ पर। अब क्या होगा, ये लाइट रे, थोड़ा सा और इसको साफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी नॉर्मल हो गई। ठीक, अब नॉर्मल है, मान लीजिए ये लाइट रे हमारी आई और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या होगा, बाहर जो है मीडियम क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, ग्लास है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल है, तो इसके अलोंग, इसके नज़दीक ये बेंडिंग होगी, तो ये हमारी बेंडिंग हुई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रे एंटर कर गई है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ पर TIR का काम शुरू होता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये क्लैडिंग हमारी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो ये डेंसर है और ये रेयर है, सीधी सीधी बात है। ये मीडियम ग्लास का हमारा डेंसर है और ये जो क्लैडिंग है ये रेयरर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं, डेंसर से रेयरर में जाते हैं, उसी केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। एक चीज़ और, ये जो मटेरियल होता है ग्लास का, यानी जिसकी ये वायर बनाई जाती है, ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि जो भी लाइट रे इसके अंदर एंटर करेगी हमेशा उसका TIR ही होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा। ये चीज़ सामने रखकर इस मटेरियल को बनाया जाता है, इस ग्लास की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर ज़रूरी है कि यहाँ TIR ही हो, डेंसर से रेयरर में जाते हुए क्या पता लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करें कि वहाँ पर जो है ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, क्रिटिकल एंगल बन जाए। तो ये सब हमारे सोचने का नहीं है, क्योंकि इस पर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, और जितनी भी ये फॉर्मेशन होती है, वायर्स बनाई जाती हैं, वो इस बात को सामने रखकर बनाई जाती हैं कि कोई भी लाइट रे इसके अंदर जब एंटर करेगी तो हमेशा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होना है। ठीक है, इसलिए इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के हिसाब से, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल I और एंगल R बराबर होता है। अब ये फिर से यहाँ पर TIR होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप कि हमारी जो लाइट रे है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। और मान लीजिए ये वायर हमारा 5 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर लंबा है, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल 5 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो, जितने भी दूर हो, सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी सेम फॉर्म तो है ही है, साथ के साथ इसमें किसी तरह का कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से 100% डेटा ट्रांसफ़र किया और लास्ट पॉइंट पर यहाँ कहीं आते आते 5% ही हमारे पास
डेटा बच रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, लेकिन फिर भी 100% है तो कम से कम 95% डेटा तो दूसरे एंड पे पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, इस ऑप्टिकल फाइबर का इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसमें डेटा लॉस बहुत ही कम होता है। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र है वो कितनी स्पीड से होता है। डेटा ट्रांसफ़र जो होता है, इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो होता है विद स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो कितना फ़ायदा है हमको यहाँ पर TIR का दिखाई दे रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कितना ज़्यादा हम डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जो क्वांटिटी है वो भी कुछ कम नहीं हो रही है। अगर कोई यहाँ से डेटा भेजा जा रहा है 100 MBPS का, 100 MBPS का डेटा यहाँ से भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमको 98 MBPS तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमारा ऑप्टिकल फाइबर का। और ऑप्टिकल फाइबर कहाँ से आया है? ये आया है रिफ्रैक्शन से। उसके बाद फिर रिसर्च हुई, उसके बाद हमको मालूम चला क्रिटिकल एंगल के बारे में, क्रिटिकल एंगल के बारे में मालूम चला, तो उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में मालूम चला कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसी रिफ्लेक्शन को यूज़ करके आगे रिसर्च करके काम क्या हुआ कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज़ बनाई गई जिसको हमने नाम दिया ऑप्टिकल फाइबर का, कि जिसके ज़रिए आज हम देख रहे हैं और सारी दुनिया में इसका फ़ायदा हो रहा है कि किस तरीके से कितनी जल्दी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और इंटरनेट की वजह से और क्या क्या हमको फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको आप समझ लें, मेन बात तो समझना ही है। नोट्स तो अपनी ज़बान में आप बना सकते हैं, बाकी यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको फर्दर नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। बाकी आपको नोट्स अगर बनाना ही है तो बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में आपको डिटेल बातें और चीज़ें भी पता लग जाएंगी। और NCERT को भी अगर आप देखेंगे तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो सेम जो है NCERT में भी यही सब चीज़ें रिटन फॉर्म में बताई गई हैं। आप वहाँ से भी NCERT को भी टैली कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों को किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, उन्हीं को देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी समझने के लिए जितना यहाँ पर है वो सफिशिएंट है। मेहनत करते रहें, कोशिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।